ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, बोलते पन्ने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं आज के अखबार। आज हम आपको बता रहे हैं 11 नवंबर की प्रमुख खबरों के बारे में। वे खबर जो प्रमुखता से अखबारों ने लगाई या वो खबर जिन्हें प्रमुख होने के बावजूद अखबारों ने अहमियत नहीं दी। तो ऐसी ही एक अहम खबर है जो आज अखबारों में आपको मिलेगी, जो है अफगानिस्तान की क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत ने बाकी 7 देशों के साथ एक बैठक की, जिसे दिल्ली डायलॉग भी कहा जा रहा है। और इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए और यहाँ एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो वाकई में समावेशी हो, जो इंक्लूसिव हो, जिसमें अल्पसंख्यक, महिला और दूसरे लोगों के राइट्स का भी ख्याल रखा गया हो, उनकी भागीदारी हो। तो इस मामले की खास बात ये है, इसमें जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि ठीक इसी दिन जब भारत में ये डायलॉग हो रहा था, पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो अगले दिन यानी कि आज गुरुवार को पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर एक बैठक कर रहा है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और अफगानिस्तान शामिल होंगे। भारत में हुई बैठक की खास बात ये थी कि अफगानिस्तान को लेकर ये चर्चा थी, पर अफगानिस्तान का ही कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। इसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, ईरान समेत करीब भारत को मिलाकर 8 देश शामिल थे। तो ये खबर अमूमन हर देश ने, माफ कीजिएगा, हर अखबार ने लीड बनाई है। और लेकिन जो एक मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि जब अफगानिस्तान को लेकर भारत बैठक कर रहा था, ठीक उसी दिन पाकिस्तान ने भी बैठक की घोषणा की, जिसे हिंदी अखबारों में से सिर्फ हिंदुस्तान ने कवर किया है, बाकी ने नहीं किया। इंग्लिश में भी पाकिस्तान की घोषणा और इसका क्या मायने हैं, इस पूरी घटनाक्रम को हटा दिया गया है। तो ये है पूरा सिलसिला। तो एक तरह से अगर हम इस बात को कहें तो ठीक तरह से इस घटना का जो अध्ययन, विश्लेषण पाठकों तक पहुंचना चाहिए था, वो आज अखबारों में नहीं दिखता है। सिर्फ वही चीज़ें हैं, जैसे अजीत डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये 7 देशों के NSA लेवल की बातचीत थी। सबसे पहले बात करेंगे दैनिक भास्कर की। आज भास्कर में सबसे अलग जो खबर है वो रही, श्रीनगर में आतंकियों ने सेल्समैन को मार डाला। सेल्समैन ये एक मुस्लिम है और ये खबर है कि कैसे आतंकवादी लगातार वहां पर आम नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। इस स्टोरी की खास बात ये है कि जिस सेल्समैन, करीब 50 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इलाज के दौरान इसकी मौत हुई थी। ये जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, और असल में आतंकवादियों का टारगेट इनके मालिक थे। ये सेल्समैन जिस दुकान के लिए काम करते थे, ये एक ड्राई फ्रूट्स का शॉप था और शॉप के जो ओनर थे संदीप बात्रा, इनका नाम है संदीप मावा, डॉक्टर संदीप मावा इनका नाम है, और ये कश्मीरी पंडित थे। और 370 निष्प्रभावी होने के बाद ये 2019 में कश्मीर आए थे। इससे पहले ये जम्मू में रह रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग कश्मीरी पंडित पलायन करके गए। तो इन्हें टारगेट किया हुआ था आतंकवादियों ने। पुलिस को इस बात की जानकारी थी, तो पुलिस ने संदीप मावा को बोला था कि आप अपने आप की सुरक्षा करें और बाहर ना जाएं। तो उस दिन ये दुकान पर नहीं गए। इन्होंने उस सेल्समैन से, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनसे कहा कि मेरी कार मेरे घर तक पहुंचा दो, और वो व्यक्ति कार लेकर जा रहा था। आतंकवादियों ने संदीप मावा के धोखे में उस सेल्समैन इब्राहिम खान की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये घटनाएं हैं, किस तरह से आम लोगों की मौत हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस इम्पोर्टेंट खबर को किसी ने फॉलो नहीं किया हिंदी में। ये खबर 2 दिन पुरानी है। 2 दिन पहले संदीप मावा की मौत हुई और उससे एक दिन पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में।
तो करीब 24 घंटे के अंदर ही दो लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन हिंदी अखबार ने इस घटना के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसमें एक आरोप ये भी सामने आता है क्योंकि मौत इसमें वहाँ के एक बहुसंख्यक की हुई थी। अगर ये खबर जो प्राइमरी स्तर पर अगर ये खबर आती कि कश्मीरी पंडित की मौत हुई, तो इसे जाहिर तौर पर बड़ी खबर मान के इस पे काम किया गया होता है, क्योंकि ये वहाँ की बहुसंख्यक की मौत थी। तो इस खबर को छोटा समझा गया और इसके अंदर जाके ये नहीं देखा गया कि स्टोरी क्या है। और ये काम दैनिक भास्कर ने किया, और दैनिक भास्कर की ये स्टोरी आज बिल्कुल ध्यान देने लायक स्टोरी है। खास बात ये है, अभी एक दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर स्टोरी की थी और वहाँ से ही ये खबर ब्रेक हुई कि किस तरह से ये एक सेल्समैन की मौत हुई है। और आज इसे एक तरह से फॉलो अप किया है दैनिक भास्कर ने। तो एक ये स्टोरी है। कल की एक और अहम खबर है कि नायका एक कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ई-कॉमर्स कंपनी है, मतलब तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एक जगह पर, जैसे अमेज़न काम करता है, अलग अलग कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें खरीद सकते हैं। ये कंपनी 2012 में बनी और कल ये पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में इसकी एंट्री हुई और पहले दिन ही इसके शेयर जो है 89% उनमें उछाल आया, जिसके बाद इस कंपनी की जो मालकिन है, संस्थापक हैं फाल्गुनी नायरा, ये देश की पहली सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं। तो ये एक इनकी कहानी है, इनकी सफलता की कहानी है, किस तरह से ये एक अरबपति बन गई हैं। और ख़ास बात ये है कि ये 20 साल तक इन्होंने कोटक महिंद्रा में काम किया। उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट बनाया कि 50 साल की होने तक ज़रूर एक बार ट्राई करेंगी कि बिज़नेस में। और फिर इन्होंने अपनी एक कंफर्टेबल और एक अच्छे पद पर जब वो काम कर रही थी, वो नौकरी छोड़ के, कैसे उन्होंने कारोबार शुरू किया। और 2012 से शुरू करते ही 2022 अगले साल आएगी, तो 8-9 साल में ही उन्होंने इस लेवल की तरक्की पाई। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है छठ को लेकर। आज सब जगह छठ की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जो यमुना में झाग निकल रहे हैं और जहरीले झागों के बीच जो है महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा है वो पूजा कर रही हैं। एक और अहम खबर है जो दैनिक भास्कर में है, लेकिन हिंदी के दूसरे अखबारों में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खबर सरकार के खिलाफ है। कल पद्मश्री मिलने के अगले दिन ही हरियाणा भवन के बाहर धरने पर बैठे एक पैरा खिलाड़ी, जिनका नाम जो है, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान। तो इन्हें पद्मश्री एक दिन पहले ही राष्ट्रपति से मिला था और अगले दिन ये अपनी मांगों को लेकर बैठे। इनका कहना है कि इन्हें पैरा की श्रेणी में जो है सरकार स्थान दे और उसके साथ ही जो भी सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दें। तो 7 घंटे के इनके धरने के बाद आखिरकार जो है कॉल आया मुख्यमंत्री ऑफिस से कि हमसे चंडीगढ़ में आके मिले आप। तो ये है स्तर, हम जिन्हें पद्मश्री और तमाम तरह के बड़े पुरस्कार दे रहे हैं, नागरिक पुरस्कार, और उनको हम किस स्तर पर आंक रहे हैं, उनकी क्या हमारे लिए, सरकार के लिए क्या महत्वता है, एक तरह सरकार के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट खबर है जो आज हिंदुस्तान ने नहीं लगाई है और उजाला में भी ये खबर नहीं दिखती है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है जो कल एक हंसी का एक मौका भी दे गई सारे न्यूज़ पर्सनल्स के लिए और एक सीख भी है। कल एक स्टोरी आई अचानक से कि हरियाणा में एक महिला पहलवान की मौत हो गई और ये महिला पहलवान का नाम है निशा, और इनके भाई की मौत हो गई। तो निशा नाम की ऑलरेडी हरियाणा में एक महिला पहलवान है जो सुशील का जो अकेडमी था, सुशील कुश्ती अकेडमी में छेड़छाड़ के बाद ये घटना हुई और पहले खबर चल गई कि एक राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली पहलवान की हत्या और उनके भाई की हत्या, बल्कि माँ को भी घायल हो गई हैं। उसके बाद ट्विटर पे
वो जो पहलवान है निशा, उन्होंने बाकायदा खुद आके कहा कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ, और उसके बाद असल में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं एक, और निशा इनकी हत्या हुई। और ये मामला छेड़छाड़ का है कि इस अकेडमी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर इन्हें और इनके भाई और को मार डाला गया। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन घटना के साथ जो सीख है एक अखबारों के लिए या मीडिया हाउसेस के लिए कि कैसे वो एक अपुष्ट एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो प्रारंभिक स्तर पर मिली जानकारी के हिसाब से खबर बना देते हैं और इंटरनेट पे खबर को कॉपी करके लगातार चला दिया जाता है, और एक झूठी खबर कैसे मिनटों में फैल जाती है। तो अखबार के साथ अच्छी बात यह है कि अखबार के पास समय होता है उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। तो आज सभी अखबारों ने इसको ठीक से लगाया है। और अब आ जाते हैं हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान ने लीड लगाई अफगानिस्तान से आतंक रोकने को 8 देश एकजुट। अच्छा, एक सेंट्रल विस्टा को लेकर इम्पोर्टेंट खबर है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सबसे पहले तैयार हो जाएगा। 26 जनवरी को बैठक परेड होती है, तो उससे पहले ये राजमार्ग का जो इलाका है उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि परेड हो पाए। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी का बॉर्डरिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, और इसको लेकर तमाम तरह के विरोध भी हुए हैं, और सरकार ने बहुत सी सूचनाएं अभी तक नहीं दी हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का भी मसला है। और एक खबर है कि शाह के दौरे से शुरू होगा यूपी का सघन अभियान। तो अमित शाह जो है अभी यूपी चुनाव में सक्रिय होने वाले हैं। सांसद निधि बहाल, इस साल 2 करोड़ मिलेंगे। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक थी और इसमें कुछ खास फैसले लिए गए, जिसमें से एक अहम फैसला था कि सांसद निधि बहाल कर दी गई। सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, या कहें कि सरकारों की होशियारी है ये, कहने के लिए आपने सांसद निधि बहाल कर दी, लेकिन हम हैं 11 नवंबर में और 31 दिसंबर को ये रुपया लैप्स हो जाता है। ये साल 2020-21 के लिए बहाल किया गया, क्योंकि कोविड के टाइम पे सांसद निधि रोक दी गई थी और ये सब मसला था। हालांकि सांसदों का जो सैलरी है वो 30% अभी भी कट के आ रही है। तो अभी जो 1.5 महीना है उसमें 2 करोड़ रुपए किस तरह से विकास प्रोजेक्ट्स पे ख़त्म होंगे, खर्च किए जा सकेंगे, क्योंकि आप इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं सड़कें बनवा देंगे या तमाम काम करा देंगे। तो एक बड़ा प्रेशर सांसदों पर भी है, और एक तरह से कहें कि सरकार ने अपनी तरफ से तो कह दिया कि हमने सांसद निधि दे दी, पर असल में उसका यूटिलाइजेशन कितना हो पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, लेकिन खास बात यह है कि आज किसी अखबार ने इस पॉइंट पर खबर नहीं दी। सरकारी खबर सबने छापी है कि सांसद निधि बहाल होगी, पर उसका असर क्या है उस पर अभी तक किसी ने स्टोरी नहीं दी है, जबकि कायदे में इस पे स्टोरी होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है कासगंज से। कासगंज की खबर आज कहीं नहीं दिखती हिंदी में, अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया। हिंदुस्तान में ये खबर गायब है। दैनिक भास्कर में भी ये खबर नहीं है, और इंडियन एक्सप्रेस ने इसे पेज 1 पे लिया है। एक कासगंज में एक लड़की जो अपने दोस्त के साथ चली गई, घर से भाग गई जिसे कहते हैं आमतौर पर, और उस मामले में एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया जो मुस्लिम था, और उसके पिता ने सुबह में कहा कि परसों रात में शाम को उसे गिरफ्तार किया गया, और आज सुबह जब मैं उससे मिलने गया तो पुलिस ने बताया कि उसने फांसी लगा के हत्या कर ली। और फांसी किससे लगाई? टॉयलेट की में जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं उसमें जो टॉयलेट के पास में जो एक टंकी लगी हुई थी, उस टोटी से लटक के फांसी लगाई। तो ये एक, और वहाँ का जो प्रमुख पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही हुआ। तो इस मामले कल ये मामला पूरे दिन सोशल मीडिया पे छाया रहा, और लगातार कहा गया कि यूपी में किस तरह से एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं और किस तरह से हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और एक्चुअली ऐसा ही निकला। कल इस मामले को गोदी मीडिया ने भी दबा दिया, और हिंदी में अगर हिंदी अखबारों की बात करें तो हिंदी अखबारों में भी इस खबर को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि यूपी चुनाव सामने है और योगी की सरकार सामने है। योगी की सरकार
अक्सर पत्रकारों पर यूएपीए जैसी कार्रवाई भी करती रही है। आज देखिए अमर उजाला भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन कासगंज की खबर अमर उजाला में भी नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है, दैनिक भास्कर में भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को लिया है। एक और खबर दैनिक भास्कर में है जो मुझे और कहीं नहीं दिखी, वो इम्पोर्टेंट खबर है। खबर है कि इमरान खान को एक हमला हुआ था जिसमें बहुत से बच्चे, आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान में करीब 7-8 साल पहले, और इसमें करीब कई बच्चे, 100 के करीब बच्चे या उससे भी ज़्यादा की मौत हो गई थी। उस घटना की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जज ने नाराज़गी जताई स्टेटस रिपोर्ट पे और कहा कि इमरान खान यानी प्रधानमंत्री 2 घंटे के अंदर अदालत में मौजूद हुए। इमरान खान को आना पड़ा, बाद में उन्हें भी डपटा कि उन्होंने कहा कि हम मुआवजा दे चुके हैं, एक सरकार मुआवजे से ज़्यादा क्या कर सकती है। तो जज ने कहा कि जिनके बच्चे मरे हैं वो मुआवजा नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कौन थे जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा। तो आखिर में इमरान खान को डपटा गया और उन्होंने अदालत ने कहा कि हम एक आयोग बना चुके हैं, आप इस पर कार्रवाई करिए। और बाद में इमरान खान ने कहा ठीक है, आप आदेश दीजिए और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो भारत में क्या ये हम देख सकते हैं कि एन.वी. रमन्ना या कोई भी दूसरे जज नरेंद्र मोदी को ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को आदेश दें किसी केस में कि 2 घंटे के अंदर मौजूद हो? क्या वो आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आज के अखबार में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।